जी बंधुओं नमस्कार। आज शुक्रवार है और समसामयिक ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। कल 25 जून था, सबको पता है, और कल 25 जून के ही दिन हमारे एक अतिशय जानने वाले कांग्रेसी सज्जन ने कहा, संजोग से बातचीत के दौरान ही उन्होंने कहा कि जगमोहन लाल सिन्हा जी जो प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, उन्होंने 12 जून 1975 को जो निर्णय दिया इंदिरा गांधी के विरुद्ध, वह निर्णय जगमोहन लाल सिन्हा जी का दिया गया निर्णय कांग्रेस के हित में नहीं था, देश के हित में भी नहीं था। और इसलिए उन्होंने यह निर्णय दिया क्योंकि वो संघी थे, उनकी पृष्ठभूमि थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, इसलिए उन्होंने यह निर्णय दिया। मैंने उनसे कहा कि देखिए 1971 का आम चुनाव जो हुआ, उस आम चुनाव में कांग्रेस को 518 में से 352 सीट प्राप्त हुई थी, और वो 518 में से 352 सीट जो प्राप्त हुई थी, उसी 352 धारा का उपयोग करते हुए 25 जून 1975 को कांग्रेस ने भारत में आपातकाल लागू कर दिया। सभी लोग जानते हैं कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद की अपनी यात्रा में नहीं रहे। वो किन कारणों से नहीं रहे, कैसे नहीं रहे, और उसके लिए उत्तरदायी कौन है, जिम्मेवार कौन है, या यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा करना उचित भी नहीं है, यदि आपको जानकारी हो तो भी करना उचित नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ बचे हुए कार्यकाल के लिए उनके जाने के बाद जो दायित्व और उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का मिला, वह जिस व्यक्ति को मिला, वह व्यक्ति कहीं न कहीं से पारिवारिक अमला था और परिवार की चाकरी में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था, और ऐसे व्यक्ति को वह उत्तरदायित्व देकर बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया गया। और 1967 में फिर आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में जिसको 1935 में महात्मा गांधी ने वचन दिया था कि तुम्हारा भविष्य राजनीति में है, पढ़ने लिखने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है, राजनीति में तुम्हारा भविष्य है, वह 35, 30, 65 और 2 67 यानी 32 वर्ष बाद, यानी जिस समय इंदिरा गांधी की आयु 47 और 3 50 वर्ष थी, उस समय वह बात फलीभूत हुई। 34 में इंदिरा गांधी जी कदाचार के कारण रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा विश्व भारती शांति निकेतन से निष्कासित कर दी गई थी। हाई स्कूल की छात्रा थी, वो थोड़ा अवसाद में रहने लगी। अवसाद के कारण जवाहरलाल जी उनको महात्मा गांधी के संपर्क में ले आए। महात्मा गांधी ने उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया, और उस प्रेरणा और प्रोत्साहन में वो अपना राजनीति में सक्रिय हुई। पिता की पृष्ठभूमि थी ही। 1967 में वो देश की प्रधानमंत्री बन गई, और देश की प्रधानमंत्री बनी तो एक बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में पलती है। यह बात बार बार लोगों के द्वारा और बड़े श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। महत्वाकांक्षी होना बुरा भी नहीं है, लेकिन बिना मनुष्यता का त्याग किए भी आप महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। और 1967 के बाद जिस प्रकार से नसबंदी देश में लागू की गई, पीबी पर समाप्त किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और 67 से लेकर 71 तक युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा करके, आक्रामक वातावरण बनाकर
देश में जो गतिविधियां संचालित की गई, आम जनता तो उससे प्रसन्न हुई। इंदिरा जी ने नारा भी 1971 में लगाया कि हम महिलाओं के लिए, गरीब और सामान्य लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए विपक्षी हमारा विरोध कर रहा है। लेकिन जो आक्रामकता थी, वह आक्रामकता अच्छा कार्य करने, देश हित में कार्य करने, नई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के वनिस्पत दो चीजों की दृष्टि से ज्यादा सक्रियता दिखाई पड़ी। एक कि हमको अपने आप को यहां अस्थाई नेतृत्व के रूप में स्थापित करना है देश में, और दूसरा विरोधी यानी प्रतिपक्षी नाम की चीज को समाप्त करना है देश से। और एक प्रकार से देश में कांग्रेस का नेतृत्व भी मेरे पास रहेगा, देश का नेतृत्व भी मेरे पास रहेगा, और हमारी लोकप्रियता भी देश में सर्वाधिक रहेगी। ठीक जो प्रवृत्ति साम्यवादी पार्टी चीन में अपनाती है, वही प्रवृत्ति अपनाई गई, और शायद इसलिए भी अपनाई गई कि इंदिरा गांधी जी के जेहन में और उनके रक्त में जवाहरलाल जी की पृष्ठभूमि थी। क्योंकि जवाहरलाल जी माओ से तुंग, जवाहरलाल जी जेन जियाओपिंग, जवाहरलाल जी झाओ झियांग, जवाहरलाल जी ली जिनपिंग, ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक है, जो चार कैरेक्टर है चाइना का, उस कैरेक्टर से जवाहरलाल जी पूरी तरह मेल खाते हैं। क्योंकि वह चारों कैरेक्टर चीन के 1937 के बाद जो वहाँ की राजनीति में अद्यतन हावी हैं, और उन्हीं के कारण वहाँ की पूरी राजनीति व्यवस्था, देश, दुनिया, अर्थतंत्र सब चल रहा है। उन चारों व्यक्तियों का व्यक्तित्व वैचारिक और मानसिक रूप से साम्यवादी है, लेकिन व्यवहार में वो भोगवादी हैं और पूंजीवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। उनके यहाँ का विकास का मॉडल ही पूंजी आधारित और अवस्थापनात्मक सुविधाओं को विकास का मॉडल है। वह विकास उनका किसी भी तरह से समाज, संस्कृति, देश और लोक को साथ लेकर चलने वाला विकास नहीं है। केवल पूंजी के सृजन का आधार उनके विकास का मानदंड है, और यही मानदंड जवाहरलाल जी के पास भी था। वो मानसिक और बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से तो साम्यवादी थे, लेकिन भारत में वह भोगवादिता, पूंजीवादिता और इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे। वही प्रवृत्ति इंदिरा गांधी के जेहन में आई, और इंदिरा जी देश में नेतृत्व का समूचा तंत्र अपने पास रखना चाहती थी, और यह लोगों को बताना चाहती थी कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी और बृहद अच्छी योजनाएं और कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। दैव योग से 1974 में राजनारायण जी ने मुकदमा कर दिया हाई कोर्ट में कि चूंकि प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने सरकारी मशीनरी का व्यापक दुरुपयोग किया, जोर जबरदस्ती किया, मत बूथों पर कब्जा किया गया, जबरदस्ती मतदान किए गए, जो मतदाता थे उनके मतदान कांग्रेस के एजेंटों ने स्वयं कर दिया। इस नाते 518 में 352 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। अन्याय हुआ है, अच्छे से चुनाव नहीं हुआ, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। इन सारी बातों के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की, और उस याचिका के कारण जगमोहन लाल सिन्हा, जिनको कुछ कांग्रेसी कहते हैं कि उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि थी, उन्होंने उनके आरोप को स्वीकार करते हुए, उनके दलील को स्वीकार करते हुए इंदिरा गांधी का रायबरेली का चुनाव निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी उस निरस्तीकरण को स्वीकार न करके सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून को उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत बरकरार रखा, और लेकिन उनको अगले चुनाव होने तक प्रधानमंत्री बने रहने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बावजूद इसके 25 जून को उन्होंने जो 1971 में उनको 518 में से 352 सीट मिली थी,
वही 352 धारा लागू करके देश को आपातकाल में डाल दिया। आपातकाल में का मतलब सीधा सीधा है सामान्य नागरिक अधिकारों का हनन, लोकतंत्र का हनन, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसके माध्यम से सभी को सारे प्रकार की सूचनाएं आती जाती रहती हैं, लोग अपनी सूचनाएं देते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, ऐसे मीडिया, प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकारी स्तर पर जो सूचना प्रसारित हो रही थी, समाचार आते थे, उन्हीं सूचनाओं को मानना ही कर्तव्य मान लिया गया। परमेश्वर नारायण हक्सर जैसे आईएएस अफसर को यानी पूरी तरह निर्भरता बन गई उसके ऊपर, यानी राजनीतिक लोगों पर, अपनी ही पार्टी के राजनीति करने वाले लोगों को महत्व नहीं दिया जाता था, उनके आधार पर कार्य करने की योजना नहीं बनाई जाती थी। अफसरों के आधार पर वो उन अफसरों का नेतृत्व परमेश्वर नारायण हक्सर करते थे और उस आधार पर देश की बागडोर संभाली गई, चलाई गई। और कुछ ऐसे लोग जो उस परिवार के पूरी तरह आगोश में थे, परिवार के सेवा भाव में रहते थे, उन लोगों ने मिलकर वो सारे कार्य संपादित किए। एक तरह से जो भारत में आपातकाल था वह भारत का बहुत काला अध्याय था, भारत के लिए बहुत दुखद था, भारत के लिए पीड़ादायी था। क्योंकि वह एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या थी। लोकतंत्र की हत्या क्यों थी? इसलिए क्योंकि देश का नेतृत्व अपने आप को सत्ता के केंद्र में बनाए रखने के लिए वह निर्णय लिया था। देश के सामने कोई संकट है, देश किसी युद्ध में फंसा है, देश में कोई अकाल, भूखमरी, महामारी, बड़ी विपदा, आपदा आई है, इस कारण से वो आपातकाल नहीं लागू किया गया था। वो आपातकाल इसलिए लागू किया गया था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध निर्णय सुनाया था और उस निर्णय के कारण उनकी सत्ता और उनकी कुर्सी खिसक रही थी, कुर्सी जा रही थी। इस नाते वो बहुत घातक था और इस नाते काले अध्याय में उसको लिखा जाना भारत के इतिहास में आवश्यक और समीचीन है। और इसी नाते जो समझदार और परिपक्व लोग हैं उसको उसी रूप में जानते और समझते हैं। देश में हमारा परिवार जो चाहेगा करेगा वही सब अच्छा है और वही सब होना चाहिए, यह एक गलत परिपाटी है, यह एक गलत तरीका है। और इस नाते जब 1977 में देश में जितने भी बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण थे, अशोक मेहता थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, नानाजी देशमुख थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, इन सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, इनकी आवाज़ दबा दी गई, बंद कर दी गई। और 1977 में 21 महीने के लगभग बाद जब ये देखा गया कि अब विरोध बहुत तेज होगा, व्यापक होगा, उस विरोध के कारण पुनः चुनाव कराने की घोषणा जनवरी 77 में की गई। मार्च अप्रैल 1977 में चुनाव हुआ, मोरारजी देसाई चुनाव जीत कर आए, लेकिन अंतरकलह के कारण वो चुनाव संपन्न नहीं हो पाया, लंबे समय तक चला नहीं और 80 में पुनः चुनाव देश में कराना पड़ा। कुल मिलाकर देश का जो घटनाक्रम घटित हुआ, उस घटनाक्रम में जो रोल 1931 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी ने प्ले किया, 1947 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल जी ने प्ले किया, 1959 से लेकर और 1977-80 तक जो इंदिरा गांधी ने प्ले किया, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी। क्योंकि 71 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत को अच्छी सफलता मिली। निसंदेह उसमें इंदिरा गांधी जी के जीजीविषा आत्मबल को श्रेय जाता है, क्रेडिट जाती है इस बात की, लेकिन उसका अपने निहित स्वार्थ में उपयोग करना राष्ट्रहित और समाज हित नहीं है। कोई भी नेतृत्व अगर कोई युद्ध लड़के जीतता है उसके नेतृत्व में, तो वह युद्ध उसका व्यक्तिगत नहीं, वो राष्ट्र की धरोहर है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की सेना, देश की सेना और जनता लड़ती है। इसलिए आपातकाल
का बहुत खराब निर्णय इंदिरा गांधी ने लिया और उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा, और वह नुकसान और वह कवायद देश में आज भी बुरे दिनों के रूप में गिनी जाती है। और इसलिए भारत में जो आरंभ से ही मानसिकता साम्यवादी, वैचारिक और मानसिक आधार साम्यवाद का ओढ़ा गया, और व्यावहारिक जो आयाम है वह व्यावहारिक आयाम पूंजीवाद और भोगवाद का अपनाया गया, यह प्रवृत्ति देश में चलना कितना दुष्कर, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसी के कारण देश में जो गुट निरपेक्षता की नीति और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति आई, उसने भारत में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन को बड़े बुरे तरीके से प्रभावित किया, नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। और उसी नकारात्मकता के कारण देश आत्मनिर्भरता की दिशा में नहीं चल पाया। देश प्राथमिक आवश्यकताओं भोजन वस्त्र मकान की दृष्टि से, द्वितीयक आवश्यकताओं चिकित्सा और शिक्षा की दृष्टि से, तृतीयक आवश्यकताओं बिजली पानी सड़क की दृष्टि से, चतुर्थक आवश्यकताओं मनोरंजन आदि अन्य जो आवश्यकता है उस दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। क्योंकि जब हम गतिरोध में, जब हम किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में होते हैं, हमारे नेतृत्व के अंदर कोई पूर्वाग्रह होता है, वह हमेशा घातक होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे मन में कुछ है और हम बोल कुछ रहे हैं, वैसे ही जवाहरलाल जी के मन में साम्यवाद और वामपंथ था। मानसिक और वैचारिक रूप से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल जी साम्यवादी और माओवादी थे, माओ से तुंग के अनुयायी थे। बस ये है कि ये थोड़े निर्दयी थे, क्रूर और हिंसक उतने नहीं थे, और क्रूर और हिंसक भी अनेक मामलों में थे जिसकी यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह माओ से तुंग, डेन जियाओपिंग और जाओ जियांग और ली जिनपिंग से मेल खाती है। ये चारों नेता 1937 से लेकर 1920 तक अद्यतन जो परिस्थिति चीन में उत्पन्न किए हुए हैं, वो परिस्थिति यह भारत में भी उत्पन्न करना चाहते थे। लेकिन भारत चूंकि प्राचीनतम देश है, यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत इतनी बहुमूल्य है, इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर है कि वो यहाँ हावी नहीं हो पाए, या यहाँ इस तरह का आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए, इस तरह का वातावरण यहाँ नहीं बना पाए। लेकिन देश को इतने वर्षों की आज़ादी के इतने वर्षों बाद आत्मनिर्भरता, जो आज उस विचारधारा साम्यवादी या कांग्रेसी मानसिकता विचारधारा के लोग हैं, कहते हैं कि चीन बहुत विकास कर लिया, बहुत विकास कर लिया, बहुत विकास कर लिया। वो 48 में आकर बहुत विकास कर लिया, आप भी 47 में आए, आपने विकास का कौन सा मार्ग भारत को दिया? अगर आप उसी की तुलना कर रहे हैं तो उसी तुलना में आप अपने को खड़ा करके देखिए ना। आप अपने को विचार करके देखिए कि भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ, भारत को स्वदेशी आंदोलन की तरफ, भारत केंद्रित विकास की तरफ आप ले जाने के लिए प्रयत्न किए होते तो आपको एक अच्छी सफलता मिलती और भारत के लोग आपको अच्छी दृष्टि से देखते। आज की परिस्थिति में अब जब देश को आजाद हुए 72-73 वर्ष हो गए, तब भारत में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, स्वदेशी की बात की जा रही है, और अब उसमें उसको लेकर आवाज तेज हो रही है, आवाज मजबूत हो रही है, उस दिशा में सक्रिय और अच्छा कार्य शुरू हुआ है। आत्मनिर्भरता का आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री अब उसको आंदोलन के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, योजना रचना लागू की जा रही है देश में। इसलिए हम अगर उस पुराने समीकरण को भुलाएंगे नहीं, उसकी नकारात्मकता से प्रेरणा नहीं लेंगे और हम उसी का गुणगान करते रहेंगे तो देश कभी भी विकास के मार्ग पर नहीं चल सकता। देश सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को विकास से जोड़कर नहीं चल सकता। जिस अंतर्द्वंद में, जिस संकट में चीन खड़ा है, उसी संकट में भारत खड़ा हो जाएगा। चीन का संकट बड़ा विकट है।
कल का वीडियो मैं अपने फेसबुक पर आपको लगाऊंगा, आज या कल में। आप देखिएगा कि चीन का परिदृश्य, भूत, भविष्य, वर्तमान, उस शीर्षक से मैंने जो बातें कही हैं उस पर गंभीरता से विचार करने की आपको जरूरत पड़ेगी। और वह जो पीछे का हमारा इतिहास है, जो पृष्ठभूमि भारत के उन नेतृत्व के लोगों ने 1980 1984 के पहले जिन नेतृत्व ने जो माहौल, जो वातावरण, जो आधार, जो धरातल तैयार करके देश को दिया है, उसके कारण आत्मनिर्भरता और स्वदेशी जैसी परिस्थितियां नहीं बन पाई हैं। देश में मानसिकता और वैचारिक आधार पर यहां साम्यवाद और माओवाद को प्रश्रय दिया गया, आर्थिक आधार पर यहां पूंजीवाद और भोग विलासिता को प्रश्रय दिया गया। और इसी का परिणाम था कि आज भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में या अन्य हम जो सामान्य गतिविधियां अपनाते हैं, उन गतिविधियों में सारी दवाएं बेकार हो जाती हैं। गांव में एक पौधा मिलता है निःशुल्क, कहीं भी आप चले जाइए, झाड़ी में, घरों के आगे पीछे, चिरैता को आप उबाल लीजिए, धुल लीजिए, उबाल लीजिए, या उसको पीस लीजिए, छान लीजिए, फिर उबाल लीजिए, थोड़ा नमक डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए और उसको 3-4 दिन 5 दिन पी लीजिए। कोई किसी भी तरह का बुखार हो, वो बुखार समूल नष्ट कर देता है शरीर से। आप किसी भी तरह का आपको संक्रमण हो रहा हो, इन्फ्लुएंजा किसी भी तरह का संक्रमण हो रहा है, उस संक्रमण को दूर करने के लिए भारत में, चाहे वो तुलसी का पत्ता हो, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो नीम की पत्ती हो, चाहे वो गिलोय हो, चाहे वो काली मिर्च हो, इस तरह की जो तत्व और पदार्थ हैं, उसका उपयोग इतनी रामबाण औषधि है। और सभी आयुर्वेद के लोग और जानकार लोग कर रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव जो व्यक्ति नियमित तुलसी दल का, अदरक का, पुदीना का, टमाटर का, काली मिर्च का, इनका जो नियमित सेवन कर रहा है, उसको कोरोना जैसी कोई चीज उसके निकट आ ही नहीं सकती। जो भी नियमित उसका सेवन कर रहा है, जो उसका नियमित पालन कर रहा है, जो आंवले का सेवन कर रहा है, जो नीम का सेवन कर रहा है, इसका मूल और आद्य स्रोत यहां है। बाबा रामदेव जी ने कोरोनिल नाम की दवा बनाई और घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इसको देखो, इसमें ये तत्व मिलाया हुआ है। अब उन तत्वों को मिलाया हुआ है कि दूसरे तत्व है, आप इसको जांच कर लीजिए। आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे का काम है। आप उसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? कम से कम आयुर्वेद और होम्योपैथ में तो इस बात की, आयुर्वेद में तो 100% इस बात की गारंटी होती है कि अगर थोड़ा भी नॉर्म पालन किया गया तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। होम्योपैथ में भी लगभग ऐसा ही है। एलोपैथ में तो नकारात्मक प्रभाव होने के, साइड इफेक्ट होने के, रिएक्ट करने की दवाओं के बहुत चांसेज होते हैं। इसलिए जो भारत का धरातल, वायुमंडल, पृष्ठभूमि, वातावरण व्यावसायिक बनाया गया, वह व्यावसायिक पृष्ठभूमि और वातावरण उसी मानसिकता से बनाया गया और उसी मानसिकता के कारण भारत आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। लोग के रामदेव बाबा पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि वो करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लिए। कोई भी व्यक्ति आप पूछिए कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पास जितनी संपत्ति है वो कहां से आई? राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी कहां से ले आए? उनकी माता इंदिरा गांधी जी कहां से ले आई? इंदिरा जी के पिता जवाहरलाल जी कहां से ले आए? जवाहरलाल जी के पिता मोतीलाल जी कहां से ले आए? मोतीलाल जी के पिता गंगाधर जी कहां से ले आए? गंगाधर जी के पिता लक्ष्मी नारायण नेहरू जी कहां से ले आए? कहां से ले आए? इन लोगों ने कौन सा उद्योग, कौन सा व्यापार, कौन सी नौकरी, कौन सा कार्य, कौन सा रोजगार किया जिसके कारण इनके पास इतनी अकूत संपदा इकट्ठा हो गई? दुनिया के जितने भी औद्योगिक बड़े घराने हैं, चाहे वो औद्योगिक बड़े घराने आप मर्सिडीज के, फिएट के, टाटा के, बिड़ला के, डालमिया के, अंबानी के,
या दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बाप, पिता, दादा, परदादा और बहुत सारे पुराने लोग, जितने भी पुराने उस पीढ़ी ने सृजन किया, या उनके पिता ने, या उनके पिता ने, या उनके पिता, या 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले हो सकता है पैदा किया। इनिशियल स्टेज में कहीं से कोई चीज शुरू करनी ही पड़ती है। बाबा रामदेव छोटे से लंगोटी बांधने वाले साधु थे। लोग टिप्पणी कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। छोटे से कोई तत्व छोटे से ही बड़ा बनता है। एक आम की गुठली आप खाकर कहीं फेंक देते हैं और एक दिन वो इतना बड़ा वृक्ष बनता है कि कई क्विंटल आम का फल देता है। वो ये कैसे होता है? अब उसकी सामर्थ्य पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। बरगद का एक पेड़, एक डंठल काट कर आप लगा दीजिए और इतना छायादार बरगद का पेड़ होता है, सैकड़ों लोग उसके नीचे विश्राम कर सकते हैं। उसके अस्तित्व पर, उसके मूल्य पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने समय उसकी सामर्थ्य, जब वो 30, 35, 40 साल का होता है तो उसकी सामर्थ्य, उन दोनों पर आप सवाल खड़ा करेंगे। वो तो बच्चा था, 1 महीने का था, 6 महीने का था, 3 दिन का था, 1 दिन का था, अब वो 35 साल का कैसे हो गया? उसको नहीं होना चाहिए, खराब बात है। इस तरह का तर्क करना मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? इसको किस समझदार व्यक्तित्व के अंतर्गत आप रखेंगे? रामदेव जी ने जो भी किया, अगर उनको या स्वदेशी आंदोलन को या भारतीयता को या आत्मनिर्भर आंदोलन को, अगर हमको दुनिया से कंपटीशन करना है, दुनिया के औद्योगिक बाजार से कंपटीशन करना है, अन्य औद्योगिक जेनेरिक दवाओं के स्तर पर अगर हमको ले आना है, तो हमको इनको प्रश्रय कर देना पड़ेगा, प्रोत्साहन देना पड़ेगा, इनको बल प्रदान करना पड़ेगा, इनको मजबूती प्रदान कर, देश और समाज का हित इसमें होगा। हम मानते हैं कि रामदेव बाबा हो सकता है कि थोड़ा मूल्य ज्यादा हो, उनसे यह अनुरोध किया जा सकता है कि आप अपना मूल्य थोड़ा और कम करिए, लेकिन अंग्रेजी दवाओं से तो मूल्य ज्यादा है नहीं, मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियों से तो उनका मूल्य ज्यादा है नहीं, उनका मूल्य उनसे बहुत कम है। बावजूद इसके भारतीय समाज को, भारत के नेतृत्व को, भारत के लोगों को, उनको पत्र लिखकर, समूह में पत्र लिखकर, समूह में आग्रह करके वो अप्रोचेबल होते हैं, वो सबकी पहुंच में आ जाते हैं। 10-10, 20-20 लोग मिलकर एक पत्र लिखिए कि आप अपने दवाओं का, अपने वस्तुओं का जो उत्पादन है पतंजलि के द्वारा, उसको थोड़ा मूल्य और कम करिए, ताकि सामान्य जन, गरीब जन और जो निचले तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वे भी उसका लाभ उठा सकें। ऐसा तो आप कर, लेकिन उन पर सवाल खड़ा करना यह उचित नहीं है। कोई भी तत्व, पदार्थ, वस्तु, लौकिक, अलौकिक, प्राकृतिक रूप से हो, चाहे जैविक रूप से हो, चाहे मानवीय रूप से, वो छोटे से ही बड़ा बनता है। एक दिन एक स्थान पर कुछ भी नहीं होता और साल 2 साल बाद वहां 20, 30, 25, 50 मंजिल की भव्य इमारत खड़ी होती है। यह कैसे होता है? इसका मतलब उसको नहीं खड़ा होना चाहिए। कोई चीज छोटे से, लोग बताते हैं धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल किसी दूसरे के पेट्रोल पंप में पेट्रोल खुद डालते थे, कर्मचारी थे वहां, और आज उनकी स्थिति देखिए। उन पर सवाल खड़ा करेंगे आप? भारत के प्रधानमंत्री सामान्य गरीब परिवार में थे, वहां से उठकर भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको सवाल खड़ा करेंगे आप? भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सामान्य मछुआरे परिवार के व्यक्ति थे, पढ़ लिख कर राष्ट्रपति हुए, भारत रत्न प्राप्त किया, तो उन पर सवाल खड़ा करेंगे आप? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी धोती कुर्ता पहने हुए, गांव ठेठ देहात के आदमी बिहार के थे, वो भारत के राष्ट्रपति थे हुए, तो उनको सवाल खड़ा करेंगे आप? बाबा रामदेव जी में सब कुछ अच्छा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, किसी में सब कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन उनमें बहुत कुछ अच्छा है। और जिस मानसिकता ने, जिस नेतृत्व की मानसिकता ने, भारत के आरंभिक नेतृत्व की जो मानसिकता थी, मस्तिष्क से साम्यवादी और माओवादी थे,
मस्तिष्क और वैचारिक दृष्टि से साम्यवाद और माओवाद के पक्षधर थे, लेकिन व्यवहार से पूंजीवाद और भोगवादी थे। वह मानसिकता देश में जब तक चली है तब तक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात नहीं हो पाई है। अब स्वदेशी की दिशा में, आत्मनिर्भरता की दिशा में हम बात करना शुरू किए हैं, काम करना शुरू किए हैं, व्यवहार करना शुरू किए हैं। और एक बड़ी साजिश है, जिस साजिश के तहत कोरोनिल दवा उन्होंने बना, उसका उपयोग तो होने दें, उसका प्रयोग तो होने दें। और अगर किसी ने उत्पादन किया, उसका साइड इफेक्ट होगा तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो ऐसे सामान्य तरीके से दवाओं का निर्माण नहीं करते। उनकी दवा ने आज तक कोई रिएक्शन किया है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा नहीं है। इतने दिन से इतने अथक परिश्रम करके कम से कम स्वदेशी का आंदोलन हुआ था। हमारे एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हुए भारत में, वो कहते थे कि फेयर एंड लवली वाले कहते हैं कि काला आदमी गोरा होता है। अब फेयर एंड लवली कहाँ बनती है, भारत में विदेश में, मुझे नहीं पता, लेकिन काला आदमी गोरा होता है अगर आप किसी भैंस को, दुधारू भैंस को फेयर एंड लवली की मालिश करते रहिए तो क्या वो गोरा होगा? सौंदर्य इसमें नहीं है। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन आप उपयोग करते हैं, सबसे अच्छा और महंगा इत्र, मैं उसके केमिकल डिफिनीशन में नहीं जाता, उसकी मुझे उतनी तह तक उतनी गंभीर और व्यापक जानकारी भी नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि जो सबसे महंगा इत्र बनता है, वो उस इत्र का निर्माण जो रैबिट खरगोश होता है, उस खरगोश की जिसकी आयु 2 माह से यानी 60 दिन से कम होती है, ऐसे खरगोश को ऊपर लटका दिया जाता है और उससे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर वाला पानी उसके ऊपर डाला जाता है। और पानी जिंदा खरगोश पर तब तक डाला जाता है जब तक उसकी खाल निकल के शरीर से अलग ना हो जाए। ऐसा खौलता हुआ पानी डाला जाता है और तब पानी जब खाल निकल जाती है तो वो पानी हटा लिया जाता है। अब स्वाभाविक रूप से जिस शरीर से खाल निकलेगी, उस शरीर से सिक्रेशन होगा। जो सिक्रेशन होता है, जो द्रव पदार्थ उसके बाद शरीर से निकलता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद बहुत सारे रासायनिक केमिकल तत्व उसमें मिलाए जाते हैं और बेसिक जो तत्व होता है वो वही होता है। और उससे इत्र बनाकर दुनिया की मार्केट में छोटी छोटी शीशियां कई कई 100 रुपए की बेची जाती हैं और लोग उसको छिड़क कर अपने शरीर में और बाहर अपने महफिल सजाते हैं। खुशबू उनसे निकलती है, शरीर की खुशबू। आप सफाई रखिए, शरीर की ठीक से सफाई रखिए। किसी अच्छे सोप से आप धुलाई कर लीजिए 24 घंटे में एक बार, उतना बहुत है। गर्मी जाड़े के दिनों में आप नारियल के तेल का, सरसों के तेल का सेवन कर लीजिए, इतना बहुत है शरीर के लिए स्वास्थ्य। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का, मैं बचपन में जब मैं होश नहीं था तब हमारे घर में माताजी ने कभी भले कुछ प्रयोग कर दिया हो, लेकिन मैंने जीवन में कोई इत्र का, कोई सेंट का प्रयोग नहीं किया, किसी पाउडर का प्रयोग मैंने नहीं किया, किसी भी कॉस्मेटिक का प्रयोग मैंने नहीं किया, कोई भी फेयर एंड लवली या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग मैं नहीं किया। जाड़े में मैं नारियल के तेल का प्रयोग करता हूँ, कभी कभी सरसों के तेल का प्रयोग करता हूँ। लेकिन हम अगर स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं तो जो लोग रामदेव बाबा के महंगाई की, उनकी वैभव संपन्नता की, उनकी संपत्ति की चर्चा करते हैं, वे संपत्ति की वे लोग चर्चा करते हैं जब आबकारी विभाग ने अभी कोरोना के दौरान शराब की दुकानों पर ऐसे लाइन लगाए कि जो 500 बोतल की शराब थी उसको 10-10 हजार, 5-5 हजार रुपए में खरीदने वाले लोग, और उन पर सवाल खड़ा करते हैं। जो गुटखा और पान खाए बगैर नहीं रह सकते 4 दिन, वो उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। 100 रुपए का पुड़िया जो खाए हैं, जो 2 रुपए 3 रुपए मिलती, 100 रुपए में पुड़िया खाने वाले लोग उन पर सवाल खड़ा करते हैं। रामदेव महाराज का आगे बढ़ना, जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी आंदोलन है, उसको मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल है
क्योंकि हम जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बाहर की कंपनियों से लड़ते हैं तो उसके लिए हमको लगभग उसी जैसा सेटअप भी होना चाहिए, उसी प्रकार का आधारभूत ढांचा भी हमारे पास, संरचना भी होनी चाहिए, तभी हम उनसे लड़ सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि चीन के सामान भारत में आ रहे हैं, वो तो 3% ही सामान आ रहे हैं, 3% ही हमारा व्यापार का उसका आना जाना है सामग्रियों का। आप ये नहीं समझते कि उसके कितने एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू कितने एप्लीकेशन आप खरीदते हैं, कितने एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट आता है, उस एडवर्टीजमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो कितने % तक जाता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने का अवसर आया है, उस अवसर को हम सबको हाथों हाथ लेना चाहिए, जनता को आगे आकर काम करना चाहिए, क्योंकि यह परिस्थिति देश में नहीं आने दी गई थी। किस मानसिकता ने, जो द्विधात्मक मानसिकता थी, द्वंद्व वाली मानसिकता, जिस मानसिकता में लगातार चीन चल रहा है और आज आंतरिक संकट में बड़ी खराब स्थिति में चीन है। चीन इस समय 5 प्रकार के अंतर्द्वंद से जूझ रहा है, जिसकी कल मैंने एक वेबिनार में लगभग अपने 50 मिनट के उद्बोधन में विस्तार से उसकी चर्चा की। उसको वीडियो में आज अपलोड करूंगा फेसबुक और यूट्यूब पर, उसको आप सुनेंगे। उसका शीर्षक है चीन का परिदृश्य, भूत, भविष्य और वर्तमान। उसमें सारी बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से आएंगी। तो आपातकाल और बाबा रामदेव जी की परिस्थितियों पर मैंने संक्षेप में व्यवहारिक बातों की आप सबसे चर्चा किया। कल मैं आप सबसे अपने दूसरे फेसबुक पेज कौस्तुभ NM विद्या, जो हिंदी में मेरा कौस्तुभ नारायण मिश्र नाम है, उस नाम से जो पेज है, उस पर गांव, देहात, खेत खलिहान के बारे में शाम 9 बजे आपको फेसबुक लाइव पर उपलब्ध रहूँगा। हमारा फेसबुक पेज आप लाइक करके, फॉलो करके जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, जो अंग्रेजी में मेरा नाम कौस्तुभ नारायण मिश्र है, उससे आप सर्च करेंगे वो मेरा चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करके और लाइक करके आप उससे जुड़ सकते हैं, उससे अपडेट मिलेगा। और इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं और जानकारी आपको नियमित प्राप्त होती रहेंगी। इतना निवेदन करते हुए आज की अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।